वेलकम बैक बच्चों। आज जो मैं बात करने जा रहा हूं वो है क्लास 10th वाले बच्चों के लिए, खासकर बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग आज इस वीडियो में सीखने और समझने वाले हैं। क्योंकि क्या है ना बच्चा, ये 2026 के एग्जामिनेशन के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। तो जितने भी इसमें प्रश्न दिया गया है वो सारे के सारे आप लोग अच्छे तरीके से याद कर ले और समझ ले। ठीक है, मैं आपको समझाते हुए यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस है वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें और जहां पे भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करना। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं आखिर ये जो 100 क्वेश्चंस है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहने जा रहा है। तो यहाँ जो पहला क्वेश्चन जो देख रहे बच्चा, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में दोनों की बातें करेंगे। ठीक है, इंग्लिश में अगर यहाँ पे देखा जाए बच्चा तो लिखा हुआ है द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज, क्या होता है, जीरो होता है, नेगेटिव होता है, इनफाइनाइट होता है या पॉजिटिव होता है। उसी तरीके से आप यहाँ पे हिंदी में खुद से पढ़ सकते हो जो क्या बोला गया है। तो हमेशा ध्यान रखना बच्चा, जो समतल दर्पण में जो फोकस दूरी होता है वो हमेशा होता है इनफाइनाइट पे, इंग्लिश में कहते हैं, और हिंदी में क्या कहते हैं, अनंत पे होता है। ठीक है, क्योंकि प्लेन मिरर कैसा होता है, बिल्कुल इस तरीके से होता है। एक तरफ अगर कहा जाए तो पेंट किया हुआ रहता है, रंगा हुआ रहता है, और दूसरी तरफ जो है ना रिफ्लेक्शंस की बातें आता है कि नहीं है। इसी वजह से इसमें अगर कहा जाएगा फोकल लेंथ जो प्लेन मिरर पे होता है वो इनफाइनाइट पे होता है, अनंत पे होता है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बातें कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो लिखा हुआ है सेकंड नंबर क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ है इंग्लिश में रियल इमेज आर ऑलवेज फॉर्म ऑन विच साइड ऑफ मिरर। जो रियल इमेज है जो खासकर हमेशा उल्टा बनता है, आप इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हो, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनते हैं, दर्पण के पीछे बनता है या दर्पण के आगे बनता है, या ए और बी दोनों बोला गया। आप यहाँ पर देख सकते हो इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। यहाँ पे हमेशा बच्चा ध्यान रखना, जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा, ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रियल इमेज। रियल इमेज हमेशा मिरर के सामने बनता है, इन फ्रंट ऑफ मिरर बनेगा। ठीक है, ये रहा इंग्लिश में बी ऑप्शन हो जाएगा, इसका भी दर्पण के हमेशा क्या बनता है, सामने में बनता है रियल इमेज, है ना। आप लोग 6 केस पढ़े होंगे, ठीक है ना, 6 को कारण दिया होगा किस तरीके से कहां पे इमेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। फिलहाल यहाँ पे रियल इमेज बनेगा, हमेशा ध्यान रखना है मिरर के सामने बनता है। ठीक है, याद कर लेना, याद कर लेना। ठीक है, अगर याद नहीं है तो फिर गड़बड़ है, बहुत जल्दी जो है ना आप लोग का एग्जाम होने वाला है। अब यहाँ पे बच्चा देख सकते हो इंग्लिश में अगर कहा जाए द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री, देन एंगल ऑफ बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड इंसिडेंट रे विल बी कितना होगा। जैसे आपको यहाँ पे ये समझा रहे, हिंदी में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ पे अगर देखा जाए, यदि बोलेगा आपतन कोण इस तरीके से, ठीक है ना, ये होता है आपतन कोण, ऐसे करके अगर चला जाएगा तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है ना, और यहाँ पे होता है नॉर्मल। क्या होता है बच्चा, नॉर्मल। अगर ये बोला गया 30 डिग्री की बातें अगर चल रहा है और यहाँ पे अगर ये 30 डिग्री है तो बोला गया आपतित किरण के बीच का कोण कितना होना चाहिए। आप लोगों को पता होना चाहिए ये जो एंगल होता है ये पूरा पूरा 90 डिग्री होता है कि नहीं होता। अगर ये 30 डिग्री आपको बताया जा रहा है, ठीक है ना, अगर ये 30 डिग्री बताया जा रहा है तो बाकी बात यहाँ पे कितना होना चाहिए, 60 डिग्री, तभी तो दोनों जोड़ के हो जाएगा 90 डिग्री। इसी वजह से इसका आंसर जो होगा बच्चा, अब इस ऑप्शंस में कौन सा हो जाएगा, डी। तीसरा का क्या हो जाएगा, डी। आपको समझ में आ गया, तीसरा क्या होगा, डी। तो हमेशा ध्यान रखना द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज, अगर 30 दिया हुआ है तो 30 प्लस 60 अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इसी वजह से यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, बोला गया है, इंग्लिश पहले देख लेते हैं, आप हिंदी में इसको पढ़ सकते हो। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द मिरर सी, अगर मान लीजिए कोई मिरर सी है उसमें पूछ रहे थे इफ द स्पीड ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए मिरर इज सी, सो देन व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। अब यहाँ पे देखा जाए बच्चा, इसमें ऐसा कोई भी चेंजेस नजर नहीं आ रहा है। आप इसको हिंदी में भी देख सकते हो, यदि एक दर्पण पे आपतित प्रकाश की चाल अगर मान लीजिए सी है, कोई भी आपतित प्रकाश मतलब जहां से प्रकाश की किरणें आता है, ठीक है ना, जिस रिसोर्सेज से, जिस सोर्सेज से, ठीक है ना, जिस स्रोत से, उसी को तो हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। तो बोला गया यहाँ पे जो आपतित प्रकाश जिस चाल से अगर आया उसको बोला गया सी। तो बताओ परावर्तित प्रकाश की चाल भी क्या होगा, सी ही होगा। कैसे, क्योंकि आप लोग को मालूम होना चाहिए बच्चा, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस बोलते हो इंग्लिश में। उसी तरीके से अगर कहा जाए तो आपतित किरण जो होता है वो हमेशा क्या होता है, परावर्तित किरण के बराबर ही होता है। जैसे अगर इस तरीके, अगर मान लीजिए ऐसे करके
करके आया तो ये जो इंसिडेंट रे होगा वो हमेशा रिफ्लेक्टेड के क्या होता है, बराबर ही होता है, याद है ना। इसी वजह से इसका ऑप्शन जो हो जाएगा डी, मतलब सी ऑप्शन, सॉरी ये जो सी लिखा हुआ है इस पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। मैं आप लोग को एक बच्चा यहाँ पे बात बताना चाहूंगा, जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं तो पहले आप अपने दिमाग में सोचो आखिर इसका जवाब क्या होना चाहिए, ठीक है ना। और फिर जैसे मैं अगर आपको जवाब दूंगा तो आप अपने से मैच करना आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना सही है या गलत है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया यहाँ पे इंग्लिश के हिसाब से इन स्फेरिकल मिरर, तो स्फेरिकल मिरर या आप हिंदी में देख सकते हो गोलीय दर्पण, तो गोली मतलब स्फीयर कैसा होता है, कुछ इस तरीके से स्फीयर होता है कि नहीं है। तो बोला यहाँ पे इन स्फेरिकल मिरर अकॉर्डिंग टू द कार्टेशियन साइन कन्वेंशन द ओरिजिन इज टेक एज। देखो आप ये बताना चाहेंगे, जैसे मान लो अगर ये मैं ले लेता हूं कॉनकेव के हिसाब से, ठीक है। अब जब इसमें हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे एक प्रधान अक्ष हम लोग क्या करते हैं, गुजारते हैं। अब इसको अगर देखा जाए बच्चा, इसको क्या बोलते हैं, पोल। अब यहाँ पे आता है फोकल लेंथ, ये आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, होता है ना। अब हम लोग जो मेजरमेंट जो करते हैं यहाँ पे नापते जो है, यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछ रहा है, जो गोलीय दर्पण में कर्तिकीय चिन्ह जो परिपट्टी के अनुसार मूल बिंदु लिया जाता है, कहाँ से लिया जाएगा, तो हमेशा जो हम लोग नापते हैं, क्या नापते हैं, मतलब कोई वस्तु की दूरी इधर से लेके जो नापते हैं वो पोल से नापते हैं। कहाँ से नापते हैं, पोल से। या कोई वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा होता है वो भी कहां से नापते हैं, पोल से ही नापते हैं, ठीक है। इसमें देखो कहीं पोल की बातें अगर चल रहा हो तो एट द क्या हो जाएगा, पोल। इसको सी ऑप्शन, इसमें भी क्या, हिंदी में भी तो एक ही ऑप्शन होगा ना, सी ऑप्शन होगा, एट द पोल। हमेशा ध्यान रखना जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं साइन कन्वेक्शन जो होता है दर्पण का, वो पोल से होता है। मैंने अभी आपको समझा दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते बच्चा। 6ठा नंबर क्वेश्चन बोला गया यहाँ पे, जब प्रकाश की, चलो इसको आप हिंदी में देखते रहो, क्या बोला गया, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम द डेंसर टू रेयर मीडियम इट इज इट्स स्पीड, क्या होगा। अब इसको हिंदी में पढ़ के देखो, जब प्रकाश संघनन से अगर विरल माध्यम में आता है तो उसकी गति क्या होता है। तो जैसे मान लो आपको ये बात समझाना चाहेंगे, मान लो ये इस तरीके से मैंने प्लेन इस तरीके से लिया, अब एक तरफ से इंसिडेंट, अगर मान के बताओ इसको मान लेते हैं रेयर मीडियम, ठीक है ना। अब रेयर मीडियम को ही हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पे अगर कहें तो क्या बोल सकते हैं, डेंसर को हम लोग बोलते हैं संघनन, इसको मान लो विरल, ठीक है। वैसे क्या लिखा हुआ है, संघनन से विरल आता है, ठीक है। तो संघनन से, तो चलो पहले संघनन ही मान लेते हैं। तो संघन से अगर मान लो विरल माध्यम में अगर आ रहा है, विरल माध्यम में अगर आ रहा है तो इसमें क्या होना चाहिए, देखो अब संघनन से अगर आता है तो लाइट क्या होगा, डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा। तो लाइट अगर मान लो भारी भरकम में था, ठीक है ना, अब भारी भरकम जगह से अब वो हल्का जगह में जा रहा है तो लाइट बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा ना, है कि नहीं है। आप मान लो आप भीड़ भाड़ में जा रहे हो, ठीक है ना, तो वहां पे आपकी चाल क्या होगा, आपका चलने का गति क्या होगा, बहुत ही स्लो होगा, है कि नहीं। अब जैसे खाली खाली अगर जगह होगा तो आप अपना स्पीड क्या कर लोगे, चलने का बढ़ा लोगे, चाहे आप गाड़ी से जा रहे हो या पैदल जा रहे हो। बात समझ में आया। इसी वजह से जब कोई संघनन माध्यम से जब विरल माध्यम में आता है तो वैसे तो ये इस तरीके से मुड़ जाता है, वो अलग बात हो गया, लेकिन इसको नॉर्मल तरीके से हम लोग क्या कहेंगे, इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाती है, ठीक है ना। जब प्रकाश की संघनन से विरल माध्यम में जाता है तो उसकी गति बढ़ता है। अब इसका उल्टा क्या होगा, अगर मान लीजिए विरल से अगर संघनन माध्यम में आता है तो उसका गति क्या होगा, घटता है। बात समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। 6ठा समझ में आ गया बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया 7th नंबर, बोला गया है विच क्वांटिटी चेंज ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, ये तो इंग्लिश में हुआ, हिंदी में क्या लिखा हुआ है, अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है, आवर्ती, तरंगदैर्घ्य, रंग या इसमें से दोनों। आप यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हो, विच क्वांटिटी चेंज ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, फ्रीक्वेंसी घटेगा या बढ़ेगा, चेंज होगा, वेवलेंथ होगा या घटेगा बढ़ेगा, कलर बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो बोल रहा है बच्चा, इसमें क्या होना चाहिए, तो हमेशा बच्चा ध्यान रखना, जब कोई अपवर्तन के कारण से राशि जो बदलता है ना, वो हमेशा तरंगदैर्घ्य बदलता है, मतलब वेवलेंथ बदलता है। विच क्वांटिटी चेंज ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट, जब लाइट का बेंड होना, आपने पढ़ा होगा 7 को कलर होता है जो स्पेक्ट्रम पे फॉर्म होता है, तो उसका वेवलेंथ जो डिपेंड करता है एंगल ऑफ डिविएशन पे, विचलन कोण पे, पढ़े हैं ना। उसी तरीके से यहाँ पे ये वेवलेंथ, ये फ्रीक्वेंसी, ऐसा कुछ आपने पढ़े ही नहीं,
प्रकाश वाले चैप्टर में कहीं कहीं फ्रीक्वेंसी बात पढ़े नहीं, कलर की बात जरूर पढ़े, लेकिन ये सिर्फ कलर से बातें नहीं चलता है, वेवलेंथ आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इसी वजह से कह सकते हो 7 नंबर का क्या ऑप्शन हो जाएगा, बी होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, क्वांटिटी चेंज होगा रिफ्रैक्शन पे वो वेवलेंथ का ही होता है, ठीक है। जैसे आप बात करो रेड कलर का, तो रेड कलर का वेवलेंथ क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तरंग दैर्ध्य जो अगर बात करें जो रेड कलर का होगा बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उसका जो विचलन कोण होता है वो बहुत ही कम होता है। वो किसके वजह से होता है, रिफ्रैक्शन, मतलब यहाँ पे लाइट का जो मुड़ना होता है, प्रकाश का जो मुड़ना होता है वही रिफ्रैक्शन होता है, वही हम कह सकते हैं अपवर्तन होता है, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चंस बोला गया यहाँ पे, अगर 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति क्या होगा, तो पावर ऑफ लेंस की है ना, आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे, तो पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या हो सकता है। देखो अब यहाँ पे 50 सेंटीमीटर है, तो पहले 50 सेंटीमीटर को तुमको क्या करना पड़ेगा बच्चा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ पे 50 सेंटीमीटर है, तो 50 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है, यहाँ हो जाएगा 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, मतलब 0.5 मीटर होगा ना। अब 0.5 अगर मीटर की अगर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका पावर ऑफ लेंस का जो फॉर्मूला होता है, ये क्या दिया, फोकस दूरी, तो 1 बाई क्या होता है, एफ होता है ना फॉर्मूला। तो यहाँ पे 1 अपॉन एफ जो कि है 0.5 के हिसाब से कर लेते हैं, ठीक है। अब बताओ बच्चा, यहाँ पे अगर डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10/5, इसको डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 2। तो 2 देखो कहीं ऑप्शन है, बिल्कुल है, ये हो जाएगा बी, मतलब 2 डायोप्टर, क्योंकि हम लोग पावर ऑफ लेंस का जो यूनिट लगाते हैं क्या लगाते हैं, डायोप्टर लगाते हैं। तो हमेशा बच्चा ध्यान रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पावर ऑफ लेंस का ये फॉर्मूला होता है, उस पे अगर सेंटीमीटर में अगर दिया जाएगा तो पहले मीटर में चेंज कर लेना, उसके बाद ही आगे की बात करना। चलो ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। बात समझ में आएगा, 8 का बी होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोला गया यहाँ पे, ऑयली पेपर इज किस तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हो, जो तेलीय कागज होता है बच्चा वो किस तरीके से होता है, क्या होता है, वो ट्रांसपेरेंट होगा, ओपेक होगा या ट्रांसलूसेंट होगा। देखो जो तेलीय वाले कागज होता है ना, ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है, आर पार दिखना, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ओपेक की मतलब होते बिल्कुल नजर नहीं आना, तो इसका मतलब ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है पार्शियली, थोड़ा बहुत दिखेगा, थोड़ा बहुत नहीं दिखेगा, इसी वजह से यहाँ पे हो जाएगा पारभाषक हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, तेलीय कागज होता है वो पारभाषक होता है, पूरी तरीके से क्लियर नजर नहीं आएगा। आप एक पेपर लो, पेपर को तेल के साथ डुबा कर देखो, ठीक है ना, तो आपको क्या क्लियर नजर आएगा, उससे आर पार देखने को मिलेगा, बिल्कुल नजर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो वहां पे थोड़ा बहुत आपका यहाँ पे दिखने का चांसेस रहता है आगे वाले चीज, ठीक है। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलो 10 नंबर की बातें कर लेते हैं बच्चा। 10 नंबर क्या बोला गया यहाँ पे, प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है कहां पे, जल में, निर्वात में, कांच में या वायु में। अब यहाँ पे हिंदी में पढ़ लिए, अब यहाँ पे इंग्लिश में आते हैं। द स्पीड ऑफ लाइट इज मिनिमम इन, सबसे लाइट कम कहां पे होगा, देखो वाटर में होगा या वैक्यूम में होगा या एयर में या सी नंबर दिया गया ग्लास में होगा। तो बच्चा आप लोग को पता होना चाहिए, लाइट का जो स्पीड है ना, लाइट का जो स्पीड है वो सबसे कम जो होता है वो ग्लास में होता है, क्योंकि सॉलिड टाइप का है, ठीक है ना। इसी वजह से 10 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी। वाटर में फिर भी जो लाइट ट्रेवल करता है, वैक्यूम में तो करता ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वहां खाली खाली जगह की बातें करें तो लाइट का स्पीड के वहां पे आपको पता ही होगा। एयर में ट्रेवल करने की बातें करता है, वैक्यूम में करता है, वैक्यूम में करता है। 10 इंटू हम लोग बात करते हैं ना, यहाँ पे 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है कि नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा मेरे हिसाब से ग्लास हो जाएगा, ठीक है, ग्लास लगा लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की जवाब देखते बच्चा क्या है। 11 नंबर क्या क्वेश्चन है, बोला गया यहाँ पे निम्नलिखित में से किस भाग पर मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। पहला यहाँ बोला गया कॉर्निया होगा या तरिका होगा, पुतली होगा या दृष्टिपटल होगा। ये तो हुआ हिंदी में। इंग्लिश में देखो, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स इज द रियल इमेज और ऑब्जेक्ट फॉर्म इन द ह्यूमन आईज। बहुत ही सिंपल और सरल क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चा जो है इसका जवाब जानता है। जो हमेशा जो इमेज जो बनता है वो रेटिना पे बनता है, दृष्टिपटल पे बनता है कि नहीं, अधिकतर बच्चा जान रहा है, इसी वजह से रेटिना इसका आप लगा दो। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत सारे बच्चे जानते हैं इस पे, ठीक है। चलो इसका आंसर हो जाएगा 11 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते बच्चा। बोला गया यहाँ पे
नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शंस दिया हुआ, ए आइरिस होगा, कॉर्निया होगा, लेंस होगा, रेटिना होगा। ये तो हुआ हिंदी में। बच्चा अब इंग्लिश में देखो, द ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ द आईज। तो ट्रांसपेरेंट जो फ्रंट होगा वो क्या होता है? एरिस होगा, कॉर्निया होगा, लेंस होगा या रेटिना होगा। आप लोग को मालूम होना चाहिए जो कॉर्निया जो होता है ना, अपर वाले लेयर की बातें करते हैं, वो हमेशा ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। इसी वजह से इसका आंसर हो जाएगा कॉर्निया, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर? कॉर्निया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें बच्चा, क्वेश्चन नंबर 13, तो बोला जा रहा है यहाँ पे बाइफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष सुधारा जाता है? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, इनमें से कोई नहीं। इसके अगर इंग्लिश में अगर बात करें, विच डिफेक्ट इज कॉर्निया करेक्टेड, सॉरी, विच डिफेक्ट इज करेक्टेड बाय द बाइफोकल लेंस। अब बाइफोकल लेंस का मतलब ये होता है जो दो लेंस रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे कौन सा होगा? मायोपिया होगा या हाइपरमेट्रोपिया होगा या प्रेस बायोपिया होगा या नन ऑफ दीज होगा। आपको मालूम होना चाहिए बच्चा, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया ये तो ठीक है, सिंगल सिंगल कम और दूरी की बात कर लेते हैं, लेकिन जहां पे बाइफोकल की बात किया जाएगा ना, एक साथ दो को जब लेंस लगाया जाता है वो होता है प्रेस बायोपिया में, मतलब जरा दृष्टि दोष में होता है। हमेशा ध्यान रखना, बाइफोकल लेंस जो होता है वो जरा दृष्टि दोष में होता है, ठीक है। वो खासकर बूढ़े वाले इंसान में, मतलब बूढ़े इंसान को होता है। जब बूढ़े हो जाते हैं इंसान, उसमें अगर बातें करें तो जो सिलरी मसल्स होता है ना, वो कमजोर पड़ जाता है, तो उसमें खासकर यहाँ पे प्रेसबायोपिया देखने को मिलता है। इसीलिए इसका जो बाइफोकल लेंस की अगर बातें करें वो प्रेस बायोपिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चा, क्वेश्चन नंबर 14, क्या बोला गया यहाँ पे? रॉड्स कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होते हैं? ऑप्शन है रंग, तेज रोशनी, धुंधली रोशनी, इनमें से कोई नहीं। आंसर सॉरी, इसका इंग्लिश वर्जन अगर देखें तो बोला रड सेल आर सेंसिटिव टू। जो रड सेल होता है वो किस प्रकार का सेंसिटिव हो सकता है बच्चा? तो पहली बात देखा जाए, कलर, ब्राइट लाइट, डीम लाइट या नन ऑफ दिस। हमेशा ध्यान रखना, जो रड सेल्स होता है ना वो धुंधली रोशनी की वजह से होता है, डीम लाइट के लिए होता है सेंसिटिव, ठीक है ना। तो जहां पे भी अगर डीम लाइट अगर नजर आता है तो वहां पे रड सेल्स है उसको सेंसिटिव, मतलब उसको है अपने आप को, पुतली जो होता है ना उसको फैलाएगा और देखने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना ये डीम लाइट के लिए होता है। बात समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता है, क्या नहीं होता है भैया? कॉर्निया नहीं होता है। पहले ऑप्शन देख लो क्या होगा, कॉर्निया, रड्स और कॉन्स, सी ऑप्शन पुतली, डी ऑप्शन बोला गया लेंस। इंग्लिश में बोला गया द ब्लाइंड स्पॉट हैज नो, क्या नहीं होगा? कॉर्निया, रड कॉन्स, पोपेल्स या लेंस। बताओ क्या नहीं होगा? तो बहुत ही सिंपल सा जवाब है, रड्स एंड कॉन्स बिल्कुल नहीं होता है। हमेशा ब्लाइंड स्पॉट में ये सेंस ही नहीं कर पाएगा, ना चमकीला का बातें होगा, ना कौन से जो कॉन्स होता है वो ब्राइटनेस की बात करता है, रड्स क्या होता है अभी नहीं देखा आप लोगों ने, वो डिम लाइट की बात करता है। चलो बच्चा यहाँ पे देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, 16 नंबर। बोला यहाँ पे इंग्लिश में, ऑन विच इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट डज द इलेक्ट्रोफ्यूज वर्क। अब इसी को अगर देखा जाए ऑप्शंस, मैग्नेटिक, थर्मल, केमिकल या नन ऑफ दिस। हिंदी में बात यहां पे देख सकते हैं बच्चा, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? चुंबकीय, उष्मा, ठीक है, या उष्मीय, रासायनिक या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होना चाहिए? तो हमेशा ध्यान रखना यहाँ पे बी ऑप्शन होगा थर्मल। क्या? विच इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट डज द इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क। देखो केमिकल्स की बात तो होता है नहीं, मैग्नेटिक पे तो काम करता नहीं, तो किस पे करेगा? थर्मल, मतलब हीट होता है, ठीक है, उसमें गर्म, इसको अगर कह सकते हैं यहाँ पे गर्म, तो गर्म होने की वजह से काम करता है। विद्युत धारा का जो फ्यूज होगा, जब ज्यादा गर्म होगा, ज्यादा हीट होगा या ज्यादा ओवरलोडिंग होगा, उसके हिसाब से। इसी वजह से यहाँ पे जो आंसर होगा बच्चा वो क्या होना चाहिए? तो बी ऑप्शन होना चाहिए, थर्मल, मतलब उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होते हैं? एमीटर में, वोल्टमीटर में, कुंडली में और विद्युत सेल में। बहुत ही अच्छा बात यहाँ पे क्वेश्चंस का। चलो देख लेते हैं यहाँ पे, विच इंस्ट्रूमेंट
डज नॉट हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। बहुत ही सिंपल है, एमीटर में भी होता है, वोल्ट मीटर में भी होता है, इलेक्ट्रिक सेल में भी होता है। आपने कभी कॉइल में वायर में देखा है, इसमें नोट लगा हुआ है, आपने कोई वायर में देखा है जो नेगेटिव है एक तरफ पॉजिटिव है? नहीं ना, वो सीधा सा कट पीस रहता है कि नहीं। इसी वजह से क्या हो जाएगा, कॉइल, इसमें कोई नेगेटिव पॉजिटिव की साइन नहीं रहता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें बच्चा, क्वेश्चन नंबर 18, तो बोला गया यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? और जितने भी फॉर्मूला आपको फिजिक्स में केमिस्ट्री में है वो सारे के सारे याद कर लो। कम से कम फिजिक्स में और केमिस्ट्री में जो फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला ही अगर याद कर लिया बच्चा तो 100% कहते हैं उस फॉर्मूला में से 10 से 12 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसी वजह से आपको याद करना बहुत ही ज्यादा जरूरत है। अब बोला कि यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट का होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू वॉट? आप इसको क्या पढ़ोगे, जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड स्क्वायर, जूल यहाँ पे भी बोल सकते हैं, जूल यहाँ पे लिखा हुआ डिवाइड के हिसाब से, ठीक है ना। तो यहाँ पे जूल माइनस पावर 1 दिया तो डिवाइड हो रहा है, जे यहाँ पे जूल के स्क्वायर और यहाँ पे सेकेंड के स्क्वायर की बातें चल रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा होता नहीं है, ये हमेशा होगा, क्या होगा, जूल पर सेकेंड। ठीक है, जूल बाय सेकेंड, ये होता है W वाट। ठीक है, क्योंकि ऊपर फॉर्मूला जो होता है वो होता है एनर्जी, ठीक है ना, और एनर्जी बाय टाइम, तो एनर्जी बाय जो टाइम होता है ना बच्चा वो पावर कहलाता है, और पावर जो हुआ यहाँ पे इक्वल टू पावर, मतलब वाट की बात करते हैं। ठीक है, तो यही फॉर्मूला लगने वाला है, जूल बाय सेकेंड्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर 18 का ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया बच्चा, विद्युत हीटर के तार को कुंडली बनी होती है तांबा की, जस्ता की, टंगस्टन की या नाइक्रोम की? ये तो हुआ हिंदी में ऑप्शन। इंग्लिश में बोला गया है द कॉइल ऑफ वायर ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड ऑफ। इलेक्ट्रिक हीटर जो आजकल ठंड में अगर बातें करें आपको देखने को मिलना चाहिए, जो इलेक्ट्रिक हीटर की जो बात कर रहे हैं वो खासकर कौन से वायर से बना हुआ होता है बच्चा? तो नाइक्रोम वायर से होता है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी अगर पूछ दिया जाए जब विद्युत हीटर में जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है ना तो उसमें होता है नाइक्रोम वायर होता है, नाइक्रोम। ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। चलो 19 नंबर की बात तो हो गई, अब आते हैं 20 नंबर पे। बोला गया यहाँ पे कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? इतना आसान सा सवाल है बच्चा। ऑप्शन दिया हुआ है बल, दूसरा ऑप्शन दिया है शक्ति, तीसरा दिया गया है ऊर्जा और डी ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लगा सकते हैं? ऊर्जा। क्या होता है? ऊर्जा। द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक है ना, काम करने की कार्य क्षमता को अगर कहा जाए तो हम लोग एनर्जी कहते हैं, फोर्स नहीं कहते। बहुत सिंपल, आप लोग जूनियर क्लास में पढ़े होंगे, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ गया? बहुत सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात चलते हैं बच्चा। बोला गया यहाँ पे विद्युत धारा के बीच चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? बहुत ही अच्छा जवाब, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन दिया हुआ ऑर्स्टेड, दूसरा एम्पियर, तीसरा बोर और चौथा लिखा हुआ है फैराडे। इंग्लिश में देखो बच्चा, हु डिस्कवर द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ऑप्शन दिया यहाँ पे ऑर्स्टेड, दूसरा ऑप्शन दिया गया यहाँ पे एम्पियर, दूसरा उसका तीसरा ऑप्शन दिया गया बोर और यहाँ पे दिया गया फैराडे। तो बताओ बच्चा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? हु डिस्कवर द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बहुत ही सिंपल है, ऑर्स्टेड। ठीक है ना, ऑर्स्टेड साहब ने अगर कहा जाए तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताए थे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ऑर्स्टेड साहब सबसे पहले यहाँ पे आए, इसमें और कोई नहीं। ये सब फ्राइडे की बात करें, ये भी इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक इफेक्ट की बात होता है, लेकिन हम लोग सबसे पहली बात करेंगे ऑर्स्टेड, इसीलिए ऑप्शन होगा ए। 21 का ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चा? ए हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं 22 की तरफ। क्या बोला गया है? चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है, कैसा होता है बच्चा? काल्पनिक होता है, वास्तविक होता है, या इसमें से दोनों होगा, या डी इनमें से कोई नहीं होगा। इंग्लिश में अगर देखा जाए द नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, तो मैग्नेटिक फील्ड का अगर बातें करें बच्चा क्या होगा? इमेजिनरी होगा, रियल होगा या ए एंड बी होगा। हमेशा बच्चा एक बात ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड में जो भी कर्व बनता है, ठीक है ना, जो भी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनता है या जो भी बल रेखा बनता है वो हमेशा एक तरीके से इमेजिनरी होता है, हमेशा एक काल्पनिक होता है। ठीक है, आपको दिखाई नहीं देगा,
वो दिखाई नहीं देता। आप ये बताओ, जब अगर वायर में करंट अगर दौड़ता है, ठीक है ना, तो करंट उसमें जा रहा है, आपको करंट नजर आता है, दिखाई देता है? नहीं ना, बस वो इमेजिन करते हैं जिसमें करंट जा रहा है, पास हो रहा है कि नहीं? उसी तरीके से यहाँ पे बात चल रहा है, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 23 नंबर बोला कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? ऑप्शंस दिया हुआ है, जनित्र बोलेंगे, गैल्वेनोमीटर बोलेंगे, एमीटर बोलेंगे या मोटर बोलेंगे। बताओ, जल्दी से बताओ बच्चा, क्या होना चाहिए? देखो अब इंग्लिश में देख लेते हैं। द डिवाइस फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड, क्या होगा? जनरेटर या गैल्वेनोमीटर या एमीटर या मोटर। बहुत सिंपल है, देखो सबके बारे में बात बता देते हैं। देखो एमीटर तो आपको पता होगा, जो हमेशा क्या करते हैं, सीरीज के हिसाब से हम इसको जोड़ लेते हैं, तो इसके बात तो होगा नहीं एमीटर की बातें, ठीक है। दूसरा अगर बातें करें यहाँ पर गैल्वेनोमीटर, जो करंट के डायरेक्शन की बात करता है, ये भी तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, और मोटर तो होता ही नहीं, ठीक है ना। तो मोटर तो खासकर किसी भी चीज में लगा हुआ रहता है, अलग अलग चीजें, चाहे वो पानी निकालने की बातें करें, घड़ी की बातें करें, ट्रांसफार्मर की बात करें, हर एक चीज में मोटर रहेगा। लेकिन जनरेटर आप लोग को अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए, क्या होना चाहिए? जनरेटर ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करता है। वैसे बहुत सारे बच्चे को मालूम होगा, स्मार्ट है आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर देखें, लघु पतन के समय परिपथ प्रतिरोध होता है क्या? परिवर्तित नहीं होता है, बहुत कम होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, या डी इनमें से कोई नहीं। क्या लिखा हुआ है? लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध कैसा होगा? परिवर्तित नहीं होता है, बहुत कम होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, या इनमें से कोई नहीं। आपने हिंदी में देख लिया, अब इंग्लिश वाले में आप देख लेते बच्चा। रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट, अगर दिया गया रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट की बात ही कहा जा रहा है बच्चा, तो क्या होना चाहिए? डज नॉट चेंज, डिक्रीज द कंसिडरेबली, इंक्रीज वेरी मच, नन ऑफ दिस। देखो जब रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट होता है ना एट द टाइम शॉर्ट सर्किट, उस समय डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। इसीलिए ऑप्शंस कौन सा होगा? बी होगा, डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। समझ में आ गया बच्चा? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, बोला गया यहाँ पे नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व है। ऑप्शन दिया हुआ है हीलियम, दूसरा ऑप्शन दिया गया यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एल्युमिनियम, तीसरा दिया यूरेनियम, और चौथा दिया हुआ है क्रोमियम। तो हमेशा बच्चा ध्यान रखना, यूरेनियम होता है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक जो तत्व होता है वो यूरेनियम है। हीलियम तो सन के हिसाब से होगा, एल्युमिनियम तो आपको पता ही है, इसमें होने के चांस ही नहीं, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में बात बोला गया, और क्रोमियम की बातें कर भी नहीं करेंगे, ठीक है। इसीलिए कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर होगा सी। कौन सा ऑप्शन होगा बच्चा? सी। हमेशा ध्यान रखना, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व कौन सा है? तो हमेशा ध्यान रखना यूरेनियम होता है, ठीक है, यूरेनियम, यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया गया कोयला, दूसरा ऑप्शन दिया गया यहाँ पे सूर्य, तीसरा दिया गया पानी, और चौथा ऑप्शन दिया गया लकड़ी। तो बताओ, इंग्लिश में भी आपको समझ में आ गया, द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ इज नेचर इज कोल, बिल्कुल नहीं, सन बिल्कुल सही, लकड़ी भी नहीं है, वाटर भी नहीं है। तो क्या होगा बच्चा? ऑप्शन होगा बी, मतलब सूर्य है, ठीक है ना। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 27, क्या बोला गया यहाँ पे? निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? इसमें से किसका अर्थ जल होगा? ऑप्शन दिया हुआ है पेट्रो, टर्बो, नाइट्रो, हाइड्रो, ठीक है। अब यहाँ पे इंग्लिश में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स ऑफ वाटर? पेट्रो नहीं, टर्बो नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, और ये होगा पानी का हाइड्रो, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन से हम बातें करें तो यहाँ पे 27 का जो बच्चा होगा आंसर वो क्या होगा? डी होगा, ठीक है। आंसर कौन सा होगा? डी। हाइड्रो को हम लोग जो है ना पानी भी समझते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 28 पे। क्या बोला गया यहाँ पे? निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है सोडियम क्लोराइड विलयन एवं कॉपर धातु, मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन एवं कॉपर धातु, और फेरम सल्फाइड की बात करें, फेरिक सल्फेट भी बोल सकते हैं यहाँ पे, वैसे ये आयरन सल्फेट है, विलयन एवं सिल्वर धातु, या सिल्वर नाइट्रेट विलयन एवं कॉपर धातु। बताओ, अब इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगा? सोडियम सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल नहीं होगा। देखो अब ये कॉपर की अगर बात करें
तो वैसे भी ये क्या है, सोडियम क्लोराइड जो होता है ना वो पहले अपने आप में ताकतवर है, तो इसको तो डिस्प्लेस तो करेगा नहीं, इसलिए ऑप्शन तो होने का चांस ही नहीं। यहाँ भी सेम चीज है, मैग्नीशियम जो होता है ना, कॉपर से, कॉपर वाले जो मेटल दिख रहे हैं यहाँ पे कॉपर, तो कॉपर से ज्यादा जो है ना ताकतवर कौन होता है, मैग्नीशियम ही होता है, तो इसको भी डिस्प्लेस नहीं करेगा। अब आयरन की बात करें सिल्वर के हिसाब से, तो यहाँ भी अगर देखा जाए सिल्वर जो है ये यहाँ पे ये ताकतवर है, ये कमजोर है, आपको पता ही होगा, तो सिल्वर जो होता है सबसे नीचे होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखा जाए ये कॉपर है और ये सिल्वर है, तो कॉपर से नीचे अगर बात करें, कॉपर से नीचे नहीं, कॉपर से नीचे यहाँ बोला गया क्या होता है, अभी मैंने बताया सबसे नीचे क्या होता है, सिल्वर, तो सिल्वर ही है ना, सिल्वर नाइट्रेट। ये जो सिल्वर नाइट्रेट है सबसे नीचे होता है और कॉपर जो होगा वो ऊपर होता है। मतलब क्या करेगा, कॉपर यहाँ पे अगर बच्चा देखा जाए तो कॉपर यहाँ पे ताकतवर है, तो कॉपर अगर ताकतवर है तो इसको ये हटा देगा, यहाँ पे सिल्वर को हटा के ये कॉपर नाइट्रेट बना देगा, क्या बना देगा, कॉपर नाइट्रेट बना देगा, ठीक है ना। और यहाँ पे सिल्वर को अलग कर देगा, मतलब यहाँ पे ऑप्शन जो होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, डी होना चाहिए, ठीक है, ये डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, बात समझ में आ गया, 28 मैंने समझा के बता दिया। 29 बोला कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, उष्माशोषी, उष्माक्षेपी, प्रतिस्थापना, इनमें से कोई नहीं। अब इंग्लिश में अगर देखा जाए बच्चा, द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स एंड देयर कन्वर्जन इनटू कंपोस्ट, इट इज एन एग्जांपल ऑफ विच रिएक्शन। आप बताओ, ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, 100% जो मैं बातें कर रहा हूं बच्चा, इस पीडीएफ को, इस क्वेश्चंस को, इस वीडियो को अच्छे तरीके से आप लोग को समझ लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ लिखा हुआ डिकम्पोजिशन वेजिटेबल, तो डिकम्पोज अगर वेजिटेबल्स है जो सब्जी है, अगर उसको डिकम्पोजिशन की बातें कर रहे हैं, जो कन्वर्जन हो रहा है एक कंपोस्ट में, है ना, कंपोस्ट मतलब वहां पे आप देख रहे हैं यहाँ पे कंपोस्ट में अगर हो जा रहा है कन्वर्ट, तो आपको बताना ये है कि क्या होगा, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक। देखिए एंडोथर्मिक का मतलब होता है एनर्जी को ऑब्जर्व करना, ठीक है ना, लेना। यहाँ पे जो उष्माशोषी लिखा हुआ इसमें ऊर्जा लिया जाता है, और एक्सो मतलब होता है ऊर्जा निकाला जाता है, इसका मतलब ये होगा इस प्रक्रिया में एक्सोथर्मिक लगता है, क्या लगता है बच्चा, एक्सोथर्मिक लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 बोला यहाँ पे निम्न में से कौन सा ऑक्सीकरण की अभिक्रिया नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीकरण की अभिक्रिया नहीं के बाद पूछ रहा है। ऑप्शन दिया हुआ है दहन, श्वसन, भोजन का पचना या अवक्षेपण। इसको इंग्लिश में अगर देखा जाए बच्चा, क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसको कहते हैं, जहां पे ऑक्सीजन का एडिशन होगा और हाइड्रोजन का रिमूवल होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या होगा, कंबशन। तो कंबशन में क्या होता है, ऑक्सीजन को ऐड ही किया जाता है, इसमें लिखा है नॉट ऑक्सीडेशन। तो बच्चा ये कंबशन में ऑक्सीजन को ऐड किया जाता है, हमेशा ध्यान रखना होगा। रिस्पायरेशन में भी हम लोग सांसें लेते हैं कि नहीं लेते हैं, तो सांसें इसमें भी लेते हैं, यहाँ पे भी O2 ऐड किया जाएगा, यहाँ पे भी O2 ऐड किया जाएगा, ठीक है। अब ये डाइजेशन ऑफ फूड, भाई डाइजेस्ट करने के लिए हम लोग खाना खाते हैं, ऑक्सीजन तो लेते हैं ना, तभी तो फूड डाइजेस्ट होगा, मतलब यहाँ पे भी O2 की बातें चलेगा। अब बोला कि नॉट ऑक्सीडेशन, इसका मतलब एक ऑप्शन बच गया, वो है प्रिसिपिटेशन, ठीक है ना, अवक्षेपण। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बच्चा, डी, ठीक है। तो 30 का आंसर हो जाएगा डी। चलो अब यहां बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस का। क्वेश्चंस दिया गया यहाँ पे, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा होगा। ये तो सारे बच्चे को मालूम होगा भैया, C6H12 और O6, बिना ऑप्शंस को यहाँ पे पढ़े, ये तो गलत ही ऑप्शन है, ये सब गलत ही ऑप्शन है, ठीक है ना, ये तो आपको पता ही होगा। आपका बेंजीन का फॉर्मूला दिया C6 और H6 के हिसाब से, तो वो तो बेंजीन का हो जाएगा, बाकी बात वो सब गलत है, यही होगा C6H12 और O6, ये तो बहुत सारे बच्चे को याद होगा ही होगा। 31 का क्या हो जाएगा, सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। यहां पे आप देख सकते हो, अब संतुलित नहीं है मतलब बैलेंस, इसमें से कौन सा नहीं होगा ये आपको बताना है। आप देखो, अब यहाँ देखो सिखा भी देते हैं बैलेंस करना कैसे होता है। यहाँ पे 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, यहाँ भी 2 दूना 4, हाइड्रोजन इधर 4 गए, हाइड्रोजन इधर भी 4 गए। ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 ऑक्सीजन भी, 2 ऑक्सीजन, मतलब ये बैलेंस है, ये तो आपका बैलेंस है। आपसे क्या पूछ रहा है, नॉट बैलेंस, मतलब इसमें से बैलेंस नहीं है वो निकालना है। आप देखते हैं दूसरा नंबर,
यहाँ पे 2 पोटासियम है, यहाँ भी 2 पोटासियम है, 2 यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ भी 2 क्लोरीन है, यहाँ पे 3 दूना 6 ऑक्सीजन है, 3 दूना 6 ऑक्सीजन, मतलब ये भी आपका नहीं है, ये भी बैलेंस, ठीक है ना। अब बोला यहाँ पे तीसरा देख लेते हैं, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 क्लोरीन है, यहाँ भी 2 क्लोरीन, मतलब ये भी बैलेंस है, ठीक है ना, दोनों तरफ बराबर है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन और 3 दूना 6 ऑक्सीजन, यहाँ 2 और 2 4 5 ऑक्सीजन है, मतलब ये वाला बैलेंस नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये बैलेंस नहीं है, ठीक है, बात समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं बच्चा। क्वेश्चन नंबर बोला गया 33, कोई विलेन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच संभवतः क्या होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए बच्चा, जो पीएच होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन की बातें करते हैं, पोटेंशियल हाइड्रोजन की बातें करते हैं, जिसमें हम लोग 1 से लेकर यूनिवर्सल जो दिया गया 1 से लेकर 14 तक की बातें करते हैं। यहाँ पे बोला गया है अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस, जो रेड जो होगा अगर ब्लू में करता है तो उसको क्या कहा जाता है, बेस, क्या बोला जाएगा उसको, बेस। सो व्हाट वुड बी इट्स पीएच, आपको मालूम होना चाहिए जब बेस की अगर बातें करते हैं बच्चा, ठीक है ना, एक तरफ तो एसिड की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे होता है 7, अब इसके पीछे जितना भी अगर घटते चला जाता है, घटते चला जाएगा, वो इधर वाला डायरेक्शंस में वो होता है एसिड, ठीक है ना, और इधर अगर बढ़ेगा तो इसको बोलते हैं बेस, हिंदी में कहते हैं क्षार, ठीक है। तो एक तरफ यहाँ पे एसिड और एक तरफ क्षार, तो यहाँ पे बोला गया है जब रेड अगर मान लीजिए लिटमस पेपर अगर ब्लू में हो जा रहा है तो 7 तो न्यूट्रल्स की बातें होगा, 11 यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 7 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 5 ऑप्शन। तो बताओ यहाँ पे 33 का जो ऑप्शन होना चाहिए कितना होना चाहिए, 11, क्योंकि 5 तो एसिड के लिए हो जाएगा, 4 भी एसिड के लिए, और 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है। और मैंने अभी क्या बताया आपको, लिटमस से सॉरी रेड से अगर ब्लू होता है तो उसको हम लोग क्षार बोलते हैं, ठीक है ना, मतलब उसको बेस कहा जाता है। और वही अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर ब्लू से अगर मान लीजिए रेड अगर होता है ना तो उसको आप क्या कहते हैं बच्चा, एसिड बोलते हैं, है कि नहीं है। तो बात समझ में आ गया, इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आप बोला कि यहाँ पे यशद पुष्प क्या है, मतलब यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है, व्हाट इज अ फिलोस्फर उल, ठीक है, जिंक सल्फेट या जिंक क्लोराइड या जिंक ऑक्साइड, या यहाँ पे दिया गया है आपका जिंक सल्फर, ठीक है, ये सल्फाइड भी बोल सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखो बच्चा, यहाँ जो ऑप्शन होना चाहिए व्हाट इज ए फिलोस्फर उल, ठीक है, इसमें से कौन सा फिलोस्फर उल है, जिंक सल्फेट या जिंक क्लोराइड या जिंक ऑक्साइड या जिंक सल्फर की बातें करें, एक तरीके से सल्फर ही है, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं, सल्फर है, ठीक है। तो होना चाहिए बच्चा यहाँ पे ऑप्शंस, मुझे लग रहा है जिंक ऑक्साइड को बोल सकते हैं, ठीक है ना। फिलोस्फर अगर उल की बात करें तो जिंक ऑक्साइड को ही बोलते हैं, जिंक सल्फेट होता नहीं है, जिंक क्लोराइड होता नहीं, जिंक होता है, जिंक ऑक्साइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसका ऑप्शन लगा देना बच्चा, सी जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट बोला यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन आते हैं इस पे, ठीक है, इसको लिखने के लिए आता है, ठीक है बच्चा। यहाँ पे ऑप्शन दिया इंग्लिश में देख लेते हैं पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज टर्न लाइम वाटर मिल्की, सॉरी गैसेज टर्न लाइम वाटर मिल्की में कन्वर्ट कर देता है। क्लोरीन करता नहीं है, हमेशा ध्यान रखना, क्लोरीन की बातें हम लोग यहाँ पे होगा ही नहीं। उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं करता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बिल्कुल नहीं करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर देता है, मिल्की वे में, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है, गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, हमेशा ध्यान रखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 36 की अगर बातें करें बच्चा, तो क्या बोला गया, मधुमक्खी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है। अच्छा, प्राकृतिक यहाँ पे अम्ल की बातें हो रहा है, एसिड की बातें हो रहा है, तो आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शंस दिया गया है, पहले इसको इंग्लिश में आप भी देख सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन बी स्टिंग मधुमक्खी, ठीक है। तो यहाँ पे जो होना चाहिए बच्चा वो क्या होना चाहिए, मेथनोइक एसिड,
ऑप्शन दिया हुआ है मिथेनोइक एसिड या इथेनोइक एसिड या होना चाहिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है साइट्रिक एसिड या ऑक्सैलिक एसिड। बिल्कुल नहीं, ये होगा मिथेनोइक एसिड होता है। ये साइट्रिक एसिड होगा नहीं खट्टापन के लिए, टमाटर के लिए इथेनोइक एसिड भी नहीं होता है। मिथेनोइक एसिड को हम लोग यहाँ पे फॉर्मिक एसिड के भी नाम से जान सकते हैं, ठीक है ना, फॉर्मिक एसिड। तो ये फॉर्मिक एसिड भी यहाँ पर अगर लिखा रहता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं था, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान रखना बच्चा है मिथेनोइक एसिड होगा, मिथेनोइक अम्ल होगा हिंदी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आगे बोला कि यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। मैंने आप लोगों को याद करने के लिए बोला था, ठीक है ना, जितने भी फॉर्मूला है आप हमेशा याद करके रखो तो अच्छा होगा, ठीक है। तो केमिकल फॉर्मूला बोला गया प्लास्टर ऑफ पेरिस का बताने के लिए, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, ये होगा, नहीं होता है, ये होगा, ठीक है ना। बी कैल्शियम सल्फेट जो है यहाँ पे डॉट हेमी हाइड्रेटेड पूछ सकते हैं 1/2 H2O होता है, इसीलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चा, बी होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। आप बोला यहाँ पे अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाएगा। अगर एक तरफ एसिड है और दूसरी तरफ अगर मान लो बेस है, जब दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या बनाता है, वैसे आपको पता है लवण बनाता है। लवण मतलब क्या, नमक बनाता है। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं बच्चा। बोला कि एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग बेस। बिल्कुल नहीं, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं बनाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड भी नहीं बनाता है, और सॉल्ट, बिल्कुल सॉल्ट बनाएगा, ठीक है। नन ऑफ दीज, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो 38 का जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, सी, लवण इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं, सॉल्ट, ठीक है। नेक्स्ट की अगर बातें करें, निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक है। अब यहाँ पे इंग्लिश में देख लो बच्चा, बोला गया यहाँ पे which of the following elements has highest number of valency of electron। अब ये देखो सिलिकॉन है, फास्फोरस है, एल्युमिनियम है और यहाँ पे दे दिया गया है सोडियम। तो बताना आपको ये है इसमें से कौन सा सबसे ज्यादा होगा, इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। ध्यान रखो वैलेंस की बात बोला गया, ठीक है ना, वैलेंसी की बात बोला गया, संयोजी की बात बोला गया, ठीक है। तो फास्फोरस की अगर बात करें, ठीक, तो के से क्या होता है, पोटासियम होता है, लेकिन हमको फास्फोरस की बात कर रहा है जो कि 15 नंबर पे आता है बच्चा। कितने नंबर पे आता है, 15। अब यहाँ पे इसको अगर क्या बोलते हैं, इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से बताया 2 8 8, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। यहाँ पे अगर देखें तो 2 8 और यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है। और सिलिकॉन की अगर बात करें तो सिलिकॉन की बात करें तो कितना होता है, 14th होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 7 बोल रहे हैं, 14 होता है ना, तो 8 2 10 और फिर यहाँ पे हो जाएगा 4, ठीक है। और एल्युमिनियम की अगर बात करें बच्चा, लास्ट में जो होता है ना, इसका हम लोग एक ही मान के चलते हैं, एल्युमिनियम का जो होगा वो हमेशा एक ही। तो देखो सबसे ज्यादा किसमें नजर आ रहा है, इसमें, है ना, इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पी वाला, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। इसमें एक होता है लास्ट में, इसमें भी एक होता है, इसमें मैंने भी कितना बताया 4 होता है, इसमें क्या होता है 5, इसी वजह से ऐसा होगा, ठीक है। सबसे ज्यादा संयोजी पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया यहाँ पे क्यूपराइट निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है। क्यूपराइट जो कि कॉपर का होता है, एक ही लाइन में जवाब मिल चुका है, ये तो आपको पता है मरकरी है, ठीक है ना। देखो बहुत सारे बच्चे को जो अभी तक सिंबल जो क्या बोलता है, सिंबल जो होता है ना, चिन्ह, वो पता नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए आपको वो भी याद करना पड़ेगा, ठीक है। बोला कि यहाँ पे क्यूपराइट निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क होगा। क्यूपराइट इज और व्हिच ऑफ द फ्लोइंग मेटल्स। तो हमेशा ध्यान रखना बच्चा, यहाँ पे मरकरी का होगा नहीं, जिंक का होता नहीं, एल्युमिनियम का होता नहीं, तो किसका होगा, कॉपर का। कॉपर को ही हम अगर कहें तो क्यूपराइट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप बोला कि 41 नंबर में ऑक्सीजन की संयुक्ता क्या होगी, द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन। अब बताओ ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होगा बच्चा, परमाणु संख्या कितना होता है, 8 होता है ना। अब इसको जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो, पहला वाला सेल में कितना होगा 2, और फिर कितना हो जाएगा 6, तो 6 2 यहाँ पे होगा 8। अब यहाँ पे इसके पास आउटर मोस्ट सेल में बाहरी कक्षा में कितना है 6 गो, चाहिए कितना 2 गो, अपने आप को स्थापित करने के लिए कितना चाहिए 2 गो। तो वैलेंसी कितना होगा, इसका संयुक्ता कितना होगा 2 होगा। ऑप्शन है कहीं पे तो सी हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, सी, द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज, यहाँ पे हो जाएगा 2। तो वैलेंसी भी आता है, इसीलिए आपको अच्छे तरीके से याद करने की जरूरत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चा। बोला यहाँ पे
गंधक की परमाणु संख्या क्या है? द एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या होगा? 14 होगा, 15 होगा, 16 होगा, या बताओ बच्चा डी जो दिया हुआ है वो आपका क्या दिया हुआ है? 17 होगा। क्या होना चाहिए? तो आपको पता ही होना चाहिए सल्फर जो होता है ना कितना नंबर पे है? 16 नंबर पे। 17 नंबर पे तो क्लोरीन है, ठीक है ना? बात समझ में आ गया? चलो यहाँ पे तो सिलिकॉन हो गया, फॉस्फोरस हो गया। अभी बात किए थे ना, ये फॉस्फोरस की बात चला जाएगा, ये सिलिकॉन में चला जाएगा, ये आपका सल्फर में चला जाएगा और ये आपका क्लोरीन में चला जाएगा। बहुत सिंपल। और आपसे क्या पूछ रहा है? सल्फर। इसी वजह से ये आंसर होगा सही। सही जवाब ये है, ठीक है? तो कम से कम भैया, कम से कम जो है 30 तक याद कर लेना, ठीक है ना? एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, इस तरीके से, ठीक है? जो किसका कितना होता है परमाणु संख्या। नेक्स्ट अगर बात करें, अगला प्रश्न बोला गया यहाँ पे जो अभिक्रियाशील समूह जो कार्बन ऑक्साइड मोनोऑक्साइड को क्या कहा जाएगा? एल्डिहाइड समूह में है, या ईथर समूह में है, या अल्कोहल समूह में है, या कार्बनिक समूह में है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कार्बन इस कंपाउंड जो है बच्चा आपका चैप्टर जो कार्बनिक की अगर बातें करें, जो समूह की बातें किया जाता है, उससे प्रश्न बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन आता है, ठीक है? तो आपको उसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। यहाँ पे इंग्लिश में क्या बोला गया था? फंक्शनल ग्रुप अगर देखा जाए तो फंक्शनल ग्रुप ऑफ CO इज कॉल्ड एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, ईथर ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप, अगर OH जोड़ अगर दिया जाए, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप। क्या होना चाहिए बच्चा? मेरे हिसाब से तो लग रहा है जो 43 का अगर बातें करें, 43 एल्डिहाइड ग्रुप में आता नहीं है, ईथर भी है नहीं, अल्कोहल के लिए OH होता है, ठीक है? यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ लग रहा है, ये होगा, ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है? कार्बोनाइल समूह आता है, आप याद कर लेना, इसको लिख लो, क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है? यही आंसर होगा, ठीक है? 43 का क्या होगा बच्चा? तो 43 का हो जाएगा डी, ठीक है? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। 44 की अगर बात करें, बोला गया है वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? वेल्डिंग जो होता है उसमें किस गैस का यूज होगा? मीथेन का, मेथेन, इथाइन, इथेन, या एथीन का, ठीक है? बात समझ में आ गया क्वेश्चंस? अब देखो, विच गैस इज यूज इन वेल्डिंग? बता दो बच्चा। मीथेन का होता नहीं, इथेन का होता नहीं, इथीन का होता नहीं, इथाइन का होता है, ठीक है? इसका पर्पस अभी फिलहाल याद कर लो। जो गैस जो यूज किया जाता है वेल्डिंग के लिए वो होता है इथाइन के लिए, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर, क्या बोला गया यहाँ पे? कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? कार्बन किस ग्रुप के यहाँ पे होगा? तो चलो इंग्लिश में भी देख सकते हैं यहाँ पे बच्चा, कार्बन बिलोंग्स टू विच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप लोग अगर पढ़े होंगे बच्चा तो उसमें आपको पता होना चाहिए 4 गो ब्लॉक्स होता है, SPD, है कि नहीं है? तो SPD एफ, एफ छूट गया, ठीक है ना? तो SPD, F 4 गो ब्लॉक होता है। अब 4 ब्लॉक की अगर बात करें तो S ब्लॉक और P ब्लॉक। तो P ब्लॉक की अगर बात करें तो कार्बन जो आता है वो P ब्लॉक में आता है। अब P ब्लॉक में तो आता ही आता है, लेकिन आपसे पूछ रहा है यहाँ पे जो कौन से ग्रुप से आपका कार्बन जो है ना बिलोंग्स करेगा। तो हमेशा ध्यान रखना बच्चा, जो कार्बन जो होता है वो 14th नंबर जो है ना ग्रुप, ऐसे करके टोटल ग्रुप कितना है? 18 ग्रुप है, ठीक है? कितने ग्रुप है टोटल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? 18 गो, ठीक है? तो ये जो बात कर रहे हैं, ये जो कार्बन की वो 14वां नंबर ग्रुप से क्या होता है? बिलोंग्स होता है, 14वां नंबर ग्रुप से बिलोंग होता है। नीचे में आपको कार्बन नजर आएगा, अब उसको देख लेना, ठीक है? इसलिए आंसर किसका हो जाएगा यहाँ पे? 14th मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी पढ़ना होगा। टोटल कितने होते हैं ग्रुप? 18 होते हैं। टोटल पीरियड्स कितने होंगे? 7 होते हैं। अब ब्लॉक कितना होता है? तो 18 होते हैं, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, बोला गया यहाँ पे इथाइन में कार्बन और कार्बन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजन बंधन हो सकते हैं? पहला बोला गया यहाँ पे एक ऑप्शन, तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 और 4 बोला गया। इसको इंग्लिश में देख लिया जाए बच्चा, क्या बोला गया यहाँ पे? हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड आर देयर बिटवीन कार्बन और कार्बन एटम इज इथीन, ठीक है ना? ETHYNE, इथीन की बात कर रहा है। अब इथीन की अगर बातें करें बच्चा तो कितना होना चाहिए? तो 3 होगा, ठीक है? कार्बन और कार्बन एटम्स की अगर बातें करें तो कितना बनता है? 3 बनता है इथीन, ठीक है? आपको बता दूं जैसे CN फिर H2N, ठीक है? अब मान लो यहाँ पे अगर 3 की बात करते हैं, ठीक है? मान लो अभी मैंने बताया कार्बन 3 अगर लेते हैं
और यहाँ पे H2 इंटू 3 दूना कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पे देखो पहला होता है, सॉरी ये गलत लिखा गया, मिथ इथ, तो इथ के लिए क्या लगाते हैं 2 कार्बन, तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ भी अगर बात करें तो 2 कार्बन लगा दो। तो जैसे लगा दिए तो अब देख लेते हैं, अभी बॉन्ड बना के दिखा देता हूँ जो अगर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कार्बन 2 हो गया और 3 कितना हो जाएगा 4। अब 4 क्या हाइड्रोजन है। अब मान लो कार्बन यहाँ पर रखा, कार्बन यहाँ पर रखा, 4 हाइड्रोजन लगाना है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे आप जैसे लगा दे बचा, तो स्टेबल होने के लिए कितना डंडी की जरूरत पड़ता है? स्टेबल होने के लिए कितना डंडी की जरूरत है कार्बन के साथ? तो 4 गो। लेकिन आपको मिल कितना रहा है? 1 2 3, और इसमें भी क्या मिल रहा है? 1 2 3 ही मिल रहा है। ठीक है, अब 1 2 3 मिल रहा है तो आपको कार्बन को स्टेबल करने के लिए चाहिए कितना? 4 गो। अब यहां बोला गया है जो हाउ मेनी कोवैलेंट बॉन्ड्स आर देयर बिटवीन कार्बन कंपाउंड एटम्स इन इथाइन, तो 3। तो 3 यहाँ पे सहसंयोजन बंधन बना सकता है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे अगर ये डबल बॉन्ड के साथ चलेगा, इथाइन है, ठीक है, YNE, तो YNE और एक ENE, तो ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए ना। तो 1 2 3 4 गो है, तो 4 गो तो लग ही गया, 2 दूना 4। ठीक है, माइनस यहाँ पर किया जाए 2 हो जाएगा, -2 भी होता है। ठीक है, इस तरीके से -2 होगा, फॉर्मूला में -2 होता है, 2 अगर करेंगे तो हो जाएगा 2। तो 2 को यहाँ पर अगर लगाते हैं यहाँ पे, तो एक और लगा दो। हाँ, ये फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला गलत था। अब ये फॉर्मूला हुआ तो यहाँ पे हो जाएगा C2 और H2, ये बनेगा फॉर्मूला। ठीक है, इथाइन का। इसको आप ध्यान सुनो, बोला गया इथाइन। ठीक है, जैसे आपको पता होना चाहिए, एक होता है ANE, दूसरा होता है आपका YNE, सॉरी दूसरा होता है ENE, क्या होता है इन, और तीसरा क्या होता है YNE होता है। ठीक है, इसमें अगर बात करें सिंगल बॉन्ड में चला जाता है, यहाँ पे क्या होता है इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n +2 के हिसाब से, और यहाँ पे होता है CnH2n, सिर्फ इसका अगर बात करें, और यहाँ पे होता है Cn और H2n -2 ऐसे करके। तो यहाँ इस वाले फॉर्मूला पे नंबर ऑफ कार्बन मिथ का होता है 1 और इथ का होता है, क्योंकि आपसे यहाँ क्या पूछ रहा था? इथ। इथ का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन कितना होगा? 1। एक कार्बन को हम लोग बोलते हैं इथ। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, क्या बनाएगा? ट्रिपल बॉन्ड। जैसे यहाँ पे C2 और H2 की बातें बोले तो 2 को कार्बन यहाँ पे, तो ऐसे कार्बन लगा दिए। अब एगो हाइड्रोजन यहाँ पे रखते हैं, एगो हाइड्रोजन यहाँ पे। अब बताओ यहाँ पे अगर जब रखे हैं बॉन्ड के हिसाब से, एगो हाइड्रोजन यहाँ पे तो है ही है, अब यहाँ लेकिन स्टेबल होने के लिए कितना कार्बन की जरूरत पड़ेगा? मतलब डंडी का 4 गो, 1 2 पड़ा, तो यहाँ इसमें भी लगा दिए तो 1 2 3 हुआ, एक और लगा देंगे तब ना होगा स्टेबल, तो 3। ठीक है, इसीलिए आंसर ये हो जाएगा। चलो, मैंने अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश किया क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया बच्चा, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजेंस है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव हैलोजेंस? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन? इसमें से कौन सा सबसे ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव होगा? तो हमेशा ध्यान रखो फ्लोरीन होता है। ठीक है, फ्लोरीन, ठीक है, मोस्ट रिएक्टिव है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फटाफट। आप बोलेंगे यहाँ पे आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? 5 6 7 या 8? हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर इन द पीरियोडिक टेबल? अभी मैंने बताया था ना कितना पीरियड्स होता है? 7 होता है। कितना होता है बच्चा? 7। अभी मैंने आपको बताया था जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है, इसीलिए आपको क्या करना होगा? 48 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा बच्चा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया यहाँ पे पोटासियम की परमाणु संख्या अगर 19 है तो इसकी संयुक्ता क्या होगा? देखो पोटासियम इंग्लिश में देखो, द एटॉमिक नंबर ऑफ पोटासियम इज 19। वेरी गुड। पोटासियम का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है? 19। अब बोला कि इसका वैलेंसी कितना होगा? बहुत ही सिंपल, इसको पहला वाला सेल में कितना रखते बच्चा? 2 गो। फिर कितना रखते हैं? 8 गो। फिर कितना रखेंगे? 8 ही गो रखेंगे। इसको बोलते हैं अष्टक नियम, या तो इंग्लिश में कहते हैं ऑक्टेट रूल्स। ठीक है, तो 8 है तो 10, 10 8 18, अब बच गया यहाँ पे 1 19। तो ये जो लास्ट में जो है ना, जो आउटर मोस्ट सेल में जो बाहरी कक्षा में है, उसको और कितना चाहिए स्टेबल होने के लिए? 7 गो। तो 7 गो कोई देता नहीं तो क्या करेगा? एगो लूज करेगा। तो जो लूज करता है या गेन करता है, अपने आप को बढ़ाएगा या घटाएगा, तो वही जो होता है अंतिम कक्षा में वो कहलाता है आपका संयुक्ता कहलाता है। इसी वजह से इसका जो संयुक्ता होगा पोटासियम का होगा 1, ऑप्शन होगा ए। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चा? ए। ये था 49 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं।
50 नंबर क्वेश्चन बोला गया यहाँ पे, आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या होती है। अब इंग्लिश में देखा जाए, द नंबर ऑफ वर्टिकल कॉलम इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अभी मैंने बताया था आपको, यहां पे बोला गया फिर से क्वेश्चन, कॉलम इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या होता है बच्चा? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यहाँ पे कॉलम, अच्छा देखो कॉलम ठीक है वही है। ग्रुप की जो मैंने बात बोला ना, यहाँ पे ग्रुप अगर लिख देता कंफ्यूजन नहीं होता, ग्रुप ठीक है 18 होता है। कितना होता है? 18, हमेशा ध्यान रखना। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो 7 गो होता है, लेकिन बोला गया कॉलम, वर्टिकल जो कॉलम ऐसे करके होता है ना, ऐसे करके, वो कितना होता है? टोटल 18 होता है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ऐसे 18 माना जाता है कॉलम वाइज, इसीलिए 18 हो जाएगा। ठीक है, 50 तक बातें समझ में आ गया बच्चा। अब बात कर लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन का। अब अगला क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पे, निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में से कौन सा धातु है? अब ये देखो, ये होता है परमाणु संख्या, ये होता है मास। ठीक है, मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं जो आपका द्रव्य होगा, ठीक है ना, मास, वजन। तो ये होता है परमाणु संख्या, ये होता है वजन। तो 9 यहाँ पे 9 दूना 18। आपको इंग्लिश में थोड़ा देखना पड़ेगा। विच एलिमेंट रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग सिंबल इज मेटल? इसमें से कौन सा मेटल होगा? अच्छा, मेटल होने के लिए उसका पॉजिटिव नंबर का होना बहुत जरूरी है। 6, तो 6 तो है कार्बन, ठीक है ना। और 6 नंबर इसका देखा जाए कार्बन, 6 दूना 12 इसका मास हो जाएगा। तो कार्बन, कार्बन क्या होता है? नॉन मेटल होता है। मतलब ये मेटल पूछ रहा है, ये तो होगा नहीं। ये 9, तो 9 नंबर पे क्या होता है? नियोन होता है, ठीक है ना, नियोनिन होता है। ये भी तो होगा नहीं। 12 नंबर पे क्या होता है बच्चा? मैग्नीशियम, सोडियम मैग्नीशियम, ठीक है ना, सोडियम हो गया। उसके बाद 11 नंबर पे पोटासियम हो जाएगा, नहीं 10 नंबर पे हो जाएगा ना भैया। तो यहाँ पे मैग्नीशियम होना चाहिए। 12 नंबर पे क्या बचा? मैग्नीशियम, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे जो आंसर होगा 11 नंबर पे तो सोडियम है, तो यहाँ पे हो जाएगा मैग्नीशियम। क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम 12 दूना 24 यही होगा, ठीक है। इसमें से ये मेटल है। कैसे पता करना है? देखो, ये जो नीचे वाला जो दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं परमाणु संख्या। अगर परमाणु संख्या 12 है तो परमाणु संख्या 12 को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटल ने बोलते हैं, धातु ने बोलते हैं। अब 8 की बात करें तो 8 होता है ऑक्सीजन, तो हम इसको नहीं बोल सकते हैं। 9 नंबर पे होता नहीं, 6 नंबर पे होता नहीं, इसीलिए बी ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? बी, क्योंकि ये मैग्नीशियम है। 12 नंबर पे क्या होता है? मैग्नीशियम। 11 नंबर पे क्या होता है? सोडियम, ठीक है बच्चा। और 10 नंबर पे नियोन, और 9 नंबर पे बोल सकते हैं फ्लोरीन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 52 नंबर क्या कह रहे हैं बच्चे यहाँ पे, निम्नांकित में से वनों पर आधारित उद्योग कौन सा है? कागज उद्योग, टिम्बर उद्योग, लाख उद्योग, इनमें से सही सभी। चलो अब यहाँ पे इसके इंग्लिश में देख लेते हैं जो आखिर क्या क्वेश्चंस बोला गया यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री? पेपर इंडस्ट्रीज, टिम्बर इंडस्ट्रीज, लैक इंडस्ट्रीज, या ऑल ऑफ दीज? तो हम कह रहे हैं यहाँ पे ऑल ऑफ दीज, सारे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया 53 नंबर, सिंचाई के लिए पौधों को टिक जड़ों के समीप जल पहुंचाने को तकनीक को क्या कहते हैं? वर्षा जल से सिंचाई? बिल्कुल नहीं। यांत्रिक छिड़काव? बिल्कुल नहीं। टपकन सिंचाई? टपकन सिंचाई, ठीक है ना। तो 53 का क्या होना चाहिए बच्चा? सी होना चाहिए। टपकन सिंचाई होता है, नहर से सिंचाई नहीं। इंग्लिश में देख सकते हो, द टेक्निक ऑफ डिलीवरिंग वाटर राइट नियर टू रूट्स, मतलब पौधा के जड़ में पानी डालने को, हर एक पौधा में के जड़ में पानी डालने के प्रोसेस को हम ना क्या कहते हैं बच्चा? टपकन सिंचाई कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ड्रिप इरिगेशन कहते हैं, ठीक है। समझ में आ जाना चाहिए। पौधों से पौधे पानी डालने को टपकन विधि कहते हैं, टपकन सिंचाई कहते हैं, इंग्लिश में ड्रिप इरिगेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं बच्चा। बोला कि यहाँ पे उत्तराखंड में चिपको आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? ये लास्ट चैप्टर का आपका है। आपको लगेगा सर ये हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप, ठीक है। ऐसा नहीं है बच्चा, आपने अभी तक जो क्वेश्चन देखा क्या चीज का था? साइंस का ना था। तो बोला कि 54 नंबर में जो कब हुआ था, तो हमेशा ध्यान रखो चिपको जो आंदोलन हुआ था ना बच्चा, वो हुआ था 1973 में हुआ था। याद कर लेना, दो तरफ फायदा होगा, एक तो हिस्ट्री में एसएसटी में आपको फायदा होगा और साइंस में ही पूछ रहा है, ठीक है। 1973 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया यहाँ पे, काहे पूछ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? मृतपोषी, स्वपोषी, या हेलोजाइक, या इनमें से कोई नहीं। विच मेथड ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड इन फंगस, ठीक है, या फंगी? सैप्रोफाइटिक या ऑटोट्रॉफिक
या होलोजोइक न्यूट्रिशंस, कौन सा होगा बच्चा? तो हमेशा ध्यान रखो ये होता है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। मेथड ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड ऑफ फंगस की बात करें, कवक में कौन सा पोर्शन होता है? सेप्रोफाइट होता है। ऑटोट्रॉपिक मतलब ये जो ऑटोट्रॉपिक लिखा हुआ क्या होता है? खुद का। होलोजिक जो होता है खासकर एनिमल्स वाले लोग होते हैं, एनिमल्स में जैसे ह्यूमंस भी आएंगे इसमें ये न्यूट्रिशन लेते हैं। और जो सेप्रोफाइट्स होते हैं वो दूसरे के जो डेड हुआ, ठीक है ना, या दूसरे पे जो आश्रित वो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में चला जाता है, ठीक है। ये होगा ए ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोला गया निम्न में से कौन सा एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? मृत घास पत्ते, प्लोथीन, रबर या इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पे इंग्लिश में अगर देख लीजिए बच्चा, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज डिकम्पोज बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस? डेड ग्रास एंड लीव्स, प्लोथीन, रबर, या दिया हुआ है नन ऑफ दीज। हमेशा ध्यान रखना डेड ग्रास एंड लीव्स होता है, ठीक है। ये एक तरीके से बायोलॉजिकल प्रोसेस है, नेचुरली प्राकृतिक तरीके से होता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। 56 का ऑप्शन क्या होगा बच्चा? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोला गया यहाँ पे मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ पे होता है? मनुष्य का पाचन क्रिया कहाँ से आरंभ होता है? ये तो आपको अच्छे तरीके से मालूम होगा, मैंने बताया है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है मुख गुहा से होगा, ग्रसनी से होगा, अमाशय से होगा या छोटी आंत से होगा। अब इसका इंग्लिश में देख लिया जाए, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमंस बीइंग्स फ्रॉम, कहाँ होगा? वोकल कैविटी? बिल्कुल नहीं। फेरेंक्स, स्टमक या स्मॉल इंटेस्टाइन? बताओ बच्चा। वोकल कैविटी द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, वोकल कैविटी, ठीक है, मतलब मुख गुहा। हाँ, सैलिवरी ग्लैंड्स होता है ना, वहीं से क्या होता है? फूड जो है ना सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है। इसीलिए आंसर जो होगा बुकाल कैविटी मतलब मुख गुहा से होगा। बात समझ में आ गया? मुख गुहा से ही होता है। देखो इसमें जो है ना सैलिवरी एमाइलाइज नाम की अगर बातें करें, जो आता है स्टार्च बोलते हैं उसको, वो खाना को क्या करता है? सॉफ्ट कर देता है। फिर नेक्स्ट जो ग्रसनी हो ऑसोफेगस बोलते हैं, या हम लोग फूड पाइप भी बोल सकते हैं, खाना ले जाने के बाद इसमें तो पचता नहीं। स्टोमक में अगर बात करें तो स्टोमक में फूड जो है ना 70%, 70% जो है ना फूड डाइजेस्ट हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें बच्चे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो छोटी आंत है, यहाँ पे 100% फूड क्या होता है? भोजन क्या होता है? डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन बुकाल कैविटी में क्या होता है? मुख में ही अगर बातें करें तो वहीं से शुरू हो जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि कहां से खाना जन पचना शुरू होता है, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, तो होता है बुकाल कैविटी से, ठीक है। ऑप्शंस क्या होगा बच्चा? ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोला यहाँ पे 58 नंबर, सजीवों में पाए जाने वाले जे प्रक्रम है श्वसन, पोषण, प्रजनन, इनमें से सभी। इनमें से क्या हो जाएगा? सभी। ये सब का काम होता है न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन और ऑल ऑफ दीज, ये सब का सब होगा। इसीलिए ऑप्शंस क्या हो जाएगा बच्चा? डी ऑप्शंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बोला यहाँ पे 59 की बातें करें, कहाँ गया 59? हाँ, अब बोला यहाँ पे किन्वन क्रिया होती है हाइड्रा में, अमीबा में, ईस्ट में, या इनमें से कोई नहीं? ये तो हुआ हिंदी में। इंग्लिश में देख लेते बच्चा। फर्मेंटेशंस टेक प्लेस इन हाइड्रा, अमीबा, ईस्ट या नन ऑफ दिस? तो हमेशा ध्यान रखना जब फर्मेंटेशन जो होता है बच्चा वो ईस्ट में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन बोला गया यहाँ पे वायवीय श्वसन क्रिया में निम्नांकित में से कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? वायवीय, ठीक है। देखो इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज टेक इन द ड्यूरिंग एरोबिक रिस्पायरेशन? एरोबिक, तो एरोबिक में क्या होता है? ऑक्सीजन की मात्रा होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए, उपस्थित होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या चीज की बातें चल रहा है। तो बोला कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इन टेक ड्यूरिंग एरोबिक रिस्पायरेशन? तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, क्या होना चाहिए बच्चा यहाँ पे? विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस टेक ड्यूरिंग द एरोबिक रिस्पायरेशन, ठीक है। नाइट्रोजन की बात होता है ना, ऑक्सीजन, यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाना चाहिए, ठीक है। बाकी बात यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है बच्चा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? चलो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया बोला गया 61, कोशिकाएं ईंधन किसे कहते हैं? इसको इंग्लिश में अगर देख लिया जाए बच्चा तो आप क्या कह सकते हो? व्हाट इज कॉल्ड सेलुलर फ्यूल्स? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा जवाब ध्यान सुने बच्चा। ऑप्शंस दिया गया फैट, प्रोटीन,
या ग्लूकोज या नन ऑफ दीज। जो सैल्वर जो फ्यूज होता है वो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज पंपिंग करता है, ठीक है। कहने मतलब ये हुआ जो इंस्टेंट जो एनर्जी है, जो तुरंत जो हम लोग को ऊर्जा जो मिलता है वो कहां से मिलता है, ग्लूकोज से, इसीलिए सेलवर इसको फ्यूल कहा जाता है, ठीक है ना। सेल में, कोशिका में अगर ईंधन की कमी हुआ, ग्लूकोज डाल लो, ठीक है, ग्लूकोज पी लो, ठीक है, तो आपको एनर्जी इंस्टेंट मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते बच्चा, क्वेश्चन नंबर 62 बोला कि यहाँ पे पौधों में जो वाष्पो उत्सर्जन मुख्यतः किस अंग में होता है, फूल में, तना में, पत्ती में या इनमें से सभी। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं, इन विच ऑर्गन्स डज ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन जो वाष्पोत्सर्जन जो बोला गया है उसको हम बोलते हैं जहां पे पानी जो है ना खपत होता है, उसको उस जगह को ट्रांसपिरेशन वाली बात कहा जाएगा। जो मेनली टेक प्लेस इन प्लांट्स, कहां पे होता है, फ्लावर में होगा, ठीक है, इन स्टेम में होगा, बी ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए, या इन लिप्स में होगा, या ऑल ऑफ दीज होगा। देखो बच्चा हमेशा ध्यान रखो, फ्लावर में तो होता नहीं, स्टेम में होता नहीं, पूरे तो होगा नहीं, कहाँ होता है, पत्ता में होता है। पानी का जो खपत की बातें किया जाएगा वो कहाँ होता है, पत्तों में होता है, ठीक है, लिप्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया, मानव हृदय किस तंत्र का भाग है। मानव जो हृदय है वो किस तंत्र का भाग है, पाचन का भाग है, श्वसन का है, या उत्सर्जन का है, या परिसंचरण तंत्र है, क्या है, आप लोग सोचो। इसका इंग्लिश अगर बात करें, द ह्यूमन हार्ट इज अ पार्ट विच सिस्टम, डाइजेशन, ये तो बिल्कुल नहीं होता है। डाइजेशन का कहीं काम हार्ट का होगा, ऐसा थोड़ी होता है। तो हार्ट का काम ये तो होता नहीं है, ठीक है ना। उसकी अगर बात करें यहाँ पे रिस्पायरेशन का काम, तो अगर कहा जाए तो लंग्स के हिसाब से करते हैं, ठीक है। एक्सक्रिएशन से बातें करें तो एनस के हिसाब से होता है, ये तो होगा नहीं। सर्कुलेटरी सिस्टम, क्या होगा बच्चा जवाब, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो 63 का ऑप्शन कितना हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। हिंदी में क्या कहेंगे उसको, परिसंचरण तंत्र कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, परिसंचरण तंत्र, ठीक है। मानव हृदय के किस तंत्र के भाग को क्या कहते हैं, परिसंचरण तंत्र कहते हैं, ठीक है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 बोला यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, आरबीसी, फाइब्रिनोजिन, लसिका या ऑक्सी हेमोग्लोबिन। क्या होता है बच्चा, इसको इंग्लिश थोड़ा देख लिया जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन द क्लोटिंग ऑफ ब्लड, क्लोटिंग ऑफ ब्लड, आरबीसी या फाइब्रोजिन, ठीक है, या यहां पे कह सकते हो लिम्फ या ऑक्सी हेमोग्लोबिन, ठीक है। 64 की बातें चल रहा है, तो हमेशा ध्यान रखना बच्चा, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन द क्लोटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड का क्लोटिंग, आरबीसी तो नहीं होता है, लिम्फ भी नहीं होता है, पतला होता है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन ये तो भी नहीं होगा। हमेशा ध्यान रखना बच्चा, इसमें जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका बी, ठीक है ना, विब्रोनोजेन होगा, ठीक है, या इसको हम क्या कह सकते हैं, विब्रोजन नहीं, इसको बोलते हैं फाइब्रिनोजिन, ठीक है, फाइब्रिनोजिन। चलो ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो बात समझ में आ गया, ये तो होता नहीं, ये तो आपको पता होना चाहिए, ब्लड क्लोटिंग में तो बात हेल्प करता नहीं, लिम्फ का काम है बस पास करने का। ऑक्सी हेमोग्लोबिन की बातें करें, ऑक्सीजन के साथ चलने का, तो इसमें होता नहीं है, तो यही होगा, ठीक है ना, फाइब्रिनोजिन होता है, ठीक है। ब्लड क्लोटिंग का जो हेल्प करता है बहने का, वो फाइब्रिनोजिन का हेल्प से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें 65 नंबर, बोला गया पादप अवशिष्ट संचित रहते हैं कहाँ, छाल में, कोशिका रिक्तका में, पत्तियों में, या इनमें से सभी। इंग्लिश में देखा जाए, प्लांट्स वेस्टेड आर स्टोर इन बार्क, सेलुलर वैक्यूल्स, लीव्स या ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज होगा, ठीक है। जो वेस्टेड की बातें करें, प्लांट का जो वेस्ट होता है, जो पूरे तरीके से अवशिष्ट होता है, वो छाल में भी होता है, कोशिका रिक्तकाओं में भी होता है, और पत्ती में भी होता है, ठीक है, सब जगह पे जो है उसका वेस्टेज मटेरियल रहता है, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 66 नंबर पे, बोला गया यहाँ पे एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है, क्या बनने का, इसको इंग्लिश में देख लिया जाए बच्चा, एमिनो एसिड है ना, एमिनो एसिड जब विखंडन होगा तो क्या बनेगा, व्हाट इज फॉर्म बाय द ब्रेकडाउन ऑफ एमिनो एसिड। एमिनो एसिड की बात किया जा रहा है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड होगा, या सल्फर डाइऑक्साइड होगा, या आपको अमोनिया की बातें बोलिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड लगा दो, ठीक है,
67 नंबर बोला गया वृक्क का प्रधान कार्य क्या है? उत्सर्जन, प्रजनन या एटीपी निर्माण करना। चलो देख लेते हैं यहाँ पे इसको इंग्लिश में क्या बोला गया यहाँ पे, द मेन फंक्शंस ऑफ किडनी। बहुत सिंपल सी जवाब है बच्चा, किडनी का काम क्या होता है बता दो? डाइजेशन का काम, एक्सक्रिएशन का काम, रिप्रोडक्शन का काम या एटीपी प्रोडक्शन का काम होता है। तो हमेशा ध्यान रखना बच्चा, यहाँ पे जो काम होगा वो क्या होगा? डाइजेशन का भी काम नहीं होता है, ठीक है ना। किडनी काम थोड़ी है डाइजेशन का, ना रिप्रोडक्शन भी नहीं होता है, एटीपी नहीं होता है, एक्सक्रिएशन होता है। जैसे एक तरीके से किडनी का काम होता है प्यूरिफिकेशन का, है ना, जो चाहे यूरिन की बातें करें या ब्लड की बातें करें, वो फिल्टर करता है, साफ करता है। तो जो वेस्टेज मटेरियल की बातें होगा, जो वेस्टेज होगा, जो इसको बोलते हैं एक्सक्रिएशन, मतलब उत्सर्जन। जो चीजें पच गया है, जो अवशेष बच गया है, उसको बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। तो किडनी का काम जो है ना वो उत्सर्जन का, एटीपी का काम नहीं है। एटीपी तो एनर्जी को फॉर्म करता है ना, एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट प्रोडक्शन, ये तो होता नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया के हिसाब से होता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का जवाब हम यहाँ पे क्या देंगे बच्चा? बी, एक्सक्रिएशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 68 क्या बोला गया? इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन या साइट्रोकोजेन। इंग्लिश में देखा जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन। प्लांट के हार्मोन इसमें से कौन सा है बच्चा? देखो इंसुलिन की भी बातें अगर कहा जाए तो इसमें नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। थायरॉक्सिन भी जन ह्यूमन बींग्स के लिए होता है, इसका भी कहें तो एनिमल से ह्यूमन बींग्स की बातें करते हैं। एस्ट्रोजन भी जन ह्यूमन बींग्स के लिए ही होता है। बच गया प्लांट के हार्मोन्स कौन सा? साइटोकिनिन्स होते हैं। पकने का काम अगर बात करें, पतझड़, सावन, बसंत, बहार, ठीक है। अगला क्वेश्चन के देखते हैं बच्चा, 69 नंबर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? फल पकाने वाले हार्मोन्स क्या होता है? देख लो, वहां तो था आपका साइटोकिनिन्स, ठीक है, जो ग्रोथ लेवल के हिसाब से बातें किया। अब यहाँ पे क्या बोला गया है? द फ्रूट राइपिंग हार्मोन्स, फल को पकाने वाले हार्मोन्स कौन सा है? अब यहाँ पे ऑप्शन दिया है ऑक्सिन, गिबरेलिन, या यहाँ पे देख सकते हो जिबरलिन, हम इसको गिबरेलिन पढ़ रहे हैं, जिबरलिन, ठीक है ना, एथिलीन या नॉन ऑफ दीज। बताओ बच्चा, तो क्या होता है? द फ्रूट राइपिंग हार्मोन्स जो होगा वो होगा इथिलीन, इथिलीन होगा, ठीक है ना। फ्रूट राइपिंग हार्मोन जो होता है वो इथिलीन की बात करते हैं, जेबरलिन नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना, 69 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, इथिलीन। आप लोग कमेंट करना क्या मैंने इसका जवाब सही दिया या गलत दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन मेरे हिसाब से तो इथिलीन ही होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर। मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है, कपाल, इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। द नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स इन ह्यूमन बींग्स, द नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स इन ह्यूमन बींग्स क्या होगा? 12 पेयर, 31 पेयर, 10 पेयर या 24 पेयर का होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, नंबर ऑफ जो क्रेनियल नर्व सिस्टम पेयर होता है वो 12 होता है, ठीक है ना। कितना होता है? 12 होगा, 12। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चा। 71 बोला गया यहाँ पे रुधिर चाप नियंत्रित होता है थाइमस द्वारा, अग्नाशय द्वारा, एड्रिनल द्वारा या वृषण द्वारा। इंग्लिश में देखा जाए, ब्लड प्रेशर जो होगा कंट्रोल वो कैसे होगा? ब्लड का प्रेशर थाइमस के द्वारा होगा, पेनक्रियाज के द्वारा होगा, एड्रिनल के द्वारा होगा या टेस्टिस के द्वारा होगा। किसके द्वारा होता है? तो हमेशा ध्यान रखना, होता है एड्रिनल के द्वारा, एड्रिनल के द्वारा होता है, ठीक है बच्चा। ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल बाय द एड्रिनल। ब्लड प्रेशर, बीपी का प्रॉब्लम पेनक्रियाज भी तो करता है, एड्रिनल। ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल बाय, पेनक्रियाज के द्वारा तो होता ही है, बीपी ने शुगर होता है, पेनक्रियाज के द्वारा क्या होता है? शुगर होता है, ठीक है, इसमें नहीं आएगा, एड्रिनल ही ठीक है, ठीक है, एड्रिनल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा आंसर होगा? एड्रिनल होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन बोला यहाँ पे, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है? हाइड्रा, इसको इंग्लिश में देखें, बाय विच मेथड डज रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन हाइड्रा। पहला ऑप्शन दिया है बाइनरी फ्यूजन, दूसरा दिया है मुकुलन या बडिंग बोल सकते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या ऑल ऑफ दीज। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चा? तो मुकुलन होता है, ठीक है, बडिंग होगा। हाइड्रा की बातें करें तो होता है मुकुलन, बडिंग के द्वारा मुकुलन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर बोला कि यहाँ पे पुष्प में नर प्रजनन अंग होता है, पुंकेसर या दलपत्र या वर्तिकाग्र, ठीक है ना, वर्तिकाग्र या इनमें से कोई नहीं।
ऑप्शन इसका इंग्लिश में भी देख लेते हैं, क्या बोला गया, द फ्लावर हैज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इसमें से कौन सा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होगा, मेल 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 बोला गया है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना बच्चा, स्टेमेन ही होता है, ठीक है। क्या होगा 73 का आंसर, स्टेमेन, मतलब ऑप्शन ए, हिंदी में कहेंगे इसको पुंकेश्वर, पुष्प में जो नर प्रजनन अंग होता है वो पुंकेश्वर को कहा जाता है, इसीलिए ऑप्शन क्या होगा, ए ही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 74 नंबर, शुक्राणु बनाता है क्या, गर्भाशय में, अंडाशय में, मूत्राशय में या वृषण, इसको इंग्लिश में देख लिया जाए, स्पर्म इज प्रोड्यूस इन यूटेरस, बिल्कुल नहीं, ठीक है। बी ऑप्शन दिया गया, यूरिनरी ब्लैडर, बिल्कुल नहीं, वहां पे यूरिन बनता है। ओवरी, ये बोला गया स्पर्म की बातें चल रहा है बच्चा, ध्यान रखना है स्पर्म की, इसी वजह से यहाँ पे ओवरी की बातें भी हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो किसका कर सकते हैं, टेस्टिस का बात कर सकते हैं। ऑप्शंस कौन सा होगा, तो डी ऑप्शन होगा, वृषण, ठीक है। तो शुक्राणु जो बनता है वो कहां पे बनता है, वृषण में बनता है, इंग्लिश में कहते हैं उसको टेस्टिस, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बातें आते बच्चा, 75 नंबर बोला गया यहाँ पे, जीवों के उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में से क्या नहीं था, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन या इनमें से कोई नहीं। तो बात तो सिंपल सी बात है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट प्रेजेंट ऑन द अर्थ बिफोर द ओरिजिन ऑफ लाइफ, जब ये धरती शुरू हुआ था ना, तो ये सब अगर देखा जाए, कार्बन डाइऑक्साइड भी था, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी था, लेकिन क्या नहीं था, पूछ रहा है नॉट प्रेजेंट, तो ऑक्सीजन नहीं था। अगर ऑक्सीजन से रहता है ना, तो धरती का जो है ना, जो अस्तित्व की बातें करें, बहुत पहले शुरू हो जाता है। फिलहाल यहाँ पे अस्तित्व शुरू होने से पहले ऑक्सीजन नहीं था, इतना ही समझना है, ठीक है। ऑक्सीजन धीरे धीरे बदला। फिलहाल इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा सी। अब अगला क्वेश्चन में लगे 76 नंबर, क्या लिखा है यहाँ पे, जो आर्कियोपेट्रिक्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, एक सही जीवाश्म है, इसके जबड़े में दांत और अंगुलियों में नख होते हैं, इसमें डैने तथा पंख विद्यमान थे, या डी दिया है इनमें से सभी। इसको थोड़ा हम लोग इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग, बोला यहाँ पे आर्कियोपेट्रिक्स, ऑप्शन दिया यहाँ पे इट इज फॉसिल्स, फिर बी ऑप्शन दिया इट हैड टीथ इन द इट्स जॉ एंड नेल्स ऑन फिंगर्स, इट हैड विंग्स एंड फीदर्स, या डी ऑप्शंस की बात करें तो बोला गया ऑल ऑफ दीज, तो सिर्फ ऑल ऑफ दीज सब था, ठीक है ना, इसमें सब था। विच ऑफ द फॉलोइंग लिखा ना, स्टेटमेंट सही है, सब सही है, इसके द्वारा जितना भी दिया गया था ना, इसके द्वारा जो संबंध है ये सब था, आप पढ़ लेना, बुक में दिया हुआ, ठीक है, ये सारे के सारे संबंध दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न आपको समझ में आ गया, डी होगा, और केस का 76 का डी। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, अगला प्रश्न बोला कि यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी अपना लिंग बदल सकता है, घोंघे, कुछ सरीसृप, पंछी या मधुमक्खी। इंग्लिश में देख लेते हैं बच्चा, यहाँ पे बोला गया यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग कैन चेंज देयर सेक्स, ऑप्शंस दिया हुआ है स्नेल्स, सम रेप्टाइल्स, बर्ड्स या हनी बीज। क्या होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, स्नेल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स कैन चेंज देयर सेक्स, यहाँ पे होगा स्नेल्स होगा, ठीक है। बर्ड चेंज नहीं करता है, रेप्टाइल जो रेंगने वाला हो तो वो भी नहीं करता है, हनी भी नहीं करता है, स्नेल घोंघा कर रहता है, घेंगा, ठीक है ना। इसमें आप हिंदी में देख सकते हो, लिखा होगा यहाँ पे घोंघ है, ठीक है ना। इसीलिए ये अपना अगर कहा जाए तो लिंग बदल लेता है, इसमें से जो लिंग बदलने वाले जो प्राणी है वह है घोंघे, इंग्लिश में कहते हैं स्नेल्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं बच्चा, अगला बोला गया यहाँ पे 78 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, जलमंडल, स्थलमंडल या वायुमंडल। क्या लग रहा है बच्चा, अब इसको इंग्लिश में देख लेते हैं, बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर एनवायरनमेंट, ऑप्शंस दिया हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर या ऑल ऑफ दीज। तो सीधी सी बात है, सब का सब आता है, ऑल ऑफ दीज होगा, इनमें से सभी, ठीक है ना। हाइड्रोस्फीयर भी आता है, हाइड्रोस मतलब क्या होता है, पानी, लिथोस मतलब क्या होता है, भूमि, लिथोस मतलब भूमि, ठीक है ना। और एटमॉस्फेयर क्या होता है, जो वातावरण, जहां पे वायु की बातें कर लेते हैं, ठीक है। वायुमंडल वैसे लिखा भी है, वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसका सभी हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं 79, बोला गया मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये तो आएगा प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थीय। तो व्हाट टाइप ऑफ कंज्यूमर इज फ्रॉग इन फील्ड इकोसिस्टम, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी या क्वांटिटरी।
देखो आपको इसको समझाते हैं, जैसे घास, तो घास को कौन खाएगा, तो घास को खाएगा आप देख सकते हो हिरन, फिलहाल इतना आप लेंगे नहीं, तो आप ले लो घास को कौन खाएगा भैया, तो मान लो यहाँ पे चिड़िया खा सकता है कि नहीं है, सॉरी चिड़िया थोड़ी खाएगा, घास को मान लो खरगोश खाया, ठीक है ना। अब खरगोश के हिसाब से चलते हैं तो ऐसे रेप्टाइल्स, मेढक, मेढक से सांप भी खाता है ना, है कि नहीं है। तो सांप को अगर सांप जो है मेढक को खाएगा, मेढक अगर कहें तो क्या खाते हैं, कीड़े मकोड़े की बातें करते हैं, पानी की सांस, वैसे एक्वाटिक में इसको हम लोग ले सकते हैं। तो 79 की बातें जो होना चाहिए बच्चा, वो क्या होना चाहिए, तो वैसे तो टर्सली है, ठीक है ना, तीसरा स्थान पे आता है। घास तो हो गया प्राइमरी होगा, ठीक है ना, और उसके बाद अगर कहें तो आपको घास खाने वाले जितने भी होते हैं शाकाहारी हो गया, और उसके अलावा जो भी होता है ना वो सब टर्सली में आता है, ठीक है। इसीलिए इसको सीधा जवाब दे दो टर्सली, मतलब तृतीय क्षेत्र में आएगा, ठीक है। तो मेढक जो होगा वो तृतीय, अच्छा हाँ टिंडा, इसको ऐसे समझो, हमने अभी जो बोला था पहले आएगा घास, अब घास को अगर मान लीजिए खाने वाला टिड्डा, ठीक है ना, टिड्डा। अब टिड्डा अगर बात करें, टिड्डा को कौन खाता है, मेढक खाता है ना। तो ये देखो घास हुआ प्राइमरी हुआ, सेकेंडरी हुआ, और ये क्या हुआ, टर्सरी हुआ, हो ना। अब मेढक को कौन खाएगा, तो सांप खाएगा, है कि नहीं। और सांप को कौन खाएगा, तो वर्चल, जो हम लोग बोलते हैं क्या उसको, वर्चल, वल्चर हो गया, या उसको बाज भी कह सकते हैं, चलो कोई बात नहीं, बाजे बोल दो, ठीक है। इस तरीके से होता है हम लोग का आहार श्रृंखला, है कि नहीं है। तो घास, टिड्डा, मेढक, तो मेढक कौन से जगह पे आ रहा है, तीसरा जगह पे। वैसे ये प्रोड्यूसर्स, ये उत्पादन करता है, ठीक है ना। कंज्यूमर्स, ये तो हुआ प्राइमरी कंज्यूमर, जो घास फूस खाता है उसको क्या कहते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स, मतलब प्राथमिक जो है ना खाने वाले। चलो ठीक है, फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, टर्शियरी होगा, ठीक, ठीक है, तृतीय क्षेत्र में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन एक जीव और अनिम्नीकरणीय पदार्थ है, डीटी, कागज, बहुतमल, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जैव अनिम्नीकरणीय बात बोला गया है। ऑप्शंस यहाँ पर अगर देख लें, मतलब इंग्लिश में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। अच्छा, नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या होता है, जो पूरे तरीके से डिकम्पोज नहीं होगा, ठीक है ना, उसको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो डीटी, पेपर, सीवेज, या नन ऑफ दिस। देखो पेपर भी है ना पूरे तरीके से डिकम्पोज हो जाता है, सीवेज भी बात करें तो हो जाएगा, डीटी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो डीटी है ना एक तरीके से केमिकल्स वाले होते हैं, ये नहीं हो पाएगा, ठीक है बच्चा। आपको मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ, ये वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है, और हम लोग फिलहाल इस वीडियो में अगर बात करें 80 ही क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन की बात करेंगे, बाकी जो 20 क्वेश्चन है वो इसमें है नहीं, ठीक है ना, 80 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। आप आगे जो क्वेश्चंस है वो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसमें जो आपको दिख रहा है ना ये क्वेश्चंस, इस टाइप का जो क्वेश्चन दिख रहा है, इस क्वेश्चंस का आप लोग का ये 5 गो फिजिक्स से आपके लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग बनाना, क्योंकि देखो ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस, ठीक है ना। आपको कितना आ रहा है या नहीं आ रहा है आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, और इसका आगे की जब अगर बातें करें जो वीडियो है वो आपके लिए मैथमेटिक्स का 100 क्वेश्चन उसमें जरूर है, इसमें टाइम बहुत ज्यादा, अगर बात करें 80 क्वेश्चन के बारे में बातें बोला और इसके बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू।